देखो भाई, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो, अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, सो फर्स्ट इज व्हाट, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, तो अगर आप डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हो तो केस फर्स्ट, यहाँ पर केस फर्स्ट की बात करते हैं। अगर तुम फर्स्ट केस की बात कर रहे हो तो केस आएगा कि सी डबल बॉन्ड सी है। अब इस सी पर अटैच जो ग्रुप है, मान लो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ई डब्ल्यू जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ई डब्ल्यू जी, ठीक है ना। अब ये तो कौन सी फॉर्म है आपके पास, सिस फॉर्म है। और यही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ट्रांस फॉर्म में एडजस्ट है, ई डब्ल्यू जी एच, तो इस सिचुएशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होगा, इसमें भी ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो ग्रुप होगा वो किधर चला जाएगा, ऊपर की तरफ। तो इसमें म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा और इसका ये ऊपर रहेगा और इधर डाइपोल मोमेंट कहाँ आ म्यू जाएंगे, इक्वल टू जीरो। तो म्यू इक्वल टू जीरो। तो जैसे मान लो मैं कोई एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बताऊं तुम्हें, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में मैंने मान लो जोड़ दिया, है ना, NO2 ग्रुप। तो मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ लिखा NO2H, और यहाँ भी क्या लिख दिया, NO2H। तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, जबकि NO2CH डबल बॉन्ड CH और NO2, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में म्यू मूव होने इक्वल की टू वजह जीरो। से म्यू इक्वल टू जीरो। ठीक है भाई, एक केस हो गया जब आप क्या कर रहे हो, डबल बॉन्डेड कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर रहे हो। अब मैंने कहा, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा जो डाइपोल होगा इस सिचुएशन पे, है ना, इफ सेम ग्रुप इज प्रेजेंट, इफ सेम ग्रुप इज प्रेजेंट, तो क्या म्यूसिस ग्रेटर देन क्या म्यू ट्रांस होगा, बोलो भाई। यस सर। ठीक है ना, सिंपल। ओके, सर म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या कह रहा हो, क्या करो बेटा। तो म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें? म्यू डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना बेटा, ठीक है ना। केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास में, केस सेकंड। अब की बार आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, सी डबल बॉन्ड सी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप H, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप H ये सिस फॉर्म में है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका जो डायपोल का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, ऐसे, और इसका भी ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, और इसका ऐसे होगा। तो बताओ, अगर तुम म्यू की बात करोगे तो बताओ इस वाले केस में क्या म्यू जीरो होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो। ओके। इस वाले केस में हम इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो, और इस वाले केस में कहेंगे इक्वल टू जीरो। यस सर। तो अगर इसमें भी मैं सेम ग्रुप लगा रहा हूँ, एग्जांपल देखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मैंने जोड़ दिया CH3 को,
तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3 और H, और यहाँ लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो यहाँ तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है और यहाँ म्यू इक्वल टू 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम वही बात लिख दें क्या, म्यू सिस greater than neutron. या म्यू ट्रांस, म्यू सिस इज ग्रेटर देन म्यू ट्रांस। सेम ग्रुप अभी भी प्रेजेंट हो रहा है ना, दो केस हो गए भाई। अब बात करते हैं कि अगर ग्रुप बदल दिए जाए भाई, है ना, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, ऐसा कुछ कर दिया जाए तो क्या होगा। तो नाउ नेक्स्ट केस नंबर थर्ड। सर 1 मिनट सर, नोट करना था। यस बेटा। ये सर हो गया। ओके 2 minutes sir. हाँ बेटा। ठीक है, चलिए Yes sir. अब बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और एक तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा दिया जाए। केस थर्ड क्या है कि C डबल बॉन्ड C है, यहाँ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और यहाँ है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, यहाँ H है, यहाँ H है, और दूसरा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप CH डबल बॉन्ड CH एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब समझना ध्यान से, देखो जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है उसका तो डायपोल ऊपर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का नीचे की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो एक बात तो क्लियर है यार, म्यू इसका भी नॉट इक्वल टू 0 होगा और इसका भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। नो डाउट दिस इज अ सिस फॉर्म एंड दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो क्या ऐसा लिख दूं कि मैं कि जो म्यू ट्रांस होगा वो ज्यादा होगा म्यू सिस के? चेक करो भाई। Yes sir. Yes sir. अब मैंने 3 केस आपको समझाए, जब दोनों विड्रॉइंग दोनों रिलीजिंग या एक विड्रॉइंग एक रिलीजिंग, तो फर्स्ट 2 केसेस के अंदर म्यू सिस की वैल्यू ज्यादा आ रही थी और म्यू ट्रांस की वैल्यू कम आ रही थी, बट लास्ट वाले केस में म्यू ट्रांस की वैल्यू ज्यादा हो गई, म्यू सिस की वैल्यू कम हो गई। तो क्या फायदा क्या है इससे भाई, क्यों बताया मैंने ये चीज, ये तो आपने पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, तो इसमें क्या बड़ी बात थी। एक्चुअल में इसमें इससे मैं आपको है ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को है ना लिंक कराना चाहता हूँ, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी चाहता हूँ कि आप समझिए, है ना, जो बहुत है ना प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में हमें डाल देती हैं कभी कभी, लाइक बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट को हम समझना चाहते हैं इससे। तो ध्यान रखिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट किन किन से इफेक्टेड होता है। तो क्योंकि देखो मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ ना, है ना, तो मैं ऑर्गेनिक को फेवर ज़्यादा करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनऑर्गेनिक की कंडीशंस को मैं डिस्कस नहीं करूँगा। तो मैं कहूँगा कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। सही बात है, मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, दूसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। तीसरा पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है ना। और डायरेक्टली ये सब थे इनऑर्गेनिक के पॉइंट थे, मुझे तो ऑर्गेनिक से कंसीडर करना था ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो जिसका म्यू ज्यादा होगा ना ऑर्गेनिक के अंदर, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बताओ भाई, क्या मेरी पहली एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई? यस सर। मतलब मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं, मैंने आपको इनऑर्गेनिक में भी लिंक कराया है, मेरा मेन पर्पज सिर्फ इतना सा था, ठीक है, कि जिसका डाइपोल ज्यादा आ जाएगा, है ना, जीआई के अंदर सिस ट्रांस के अंदर हमने दिखाई दिया आपको, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। 2 मिनट रुक जाओ यार। पॉइंट ऑफ सिस इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ व्हाट, ट्रांस, सिंपल है ना। बाकी वो जो पॉइंट मैंने ऊपर लिखा है उनका भी ध्यान रखिएगा आप, वो आपके इनऑर्गेनिक में हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एक बार से एक्सप्लेन कर दीजिए कैसे। सर इसमें म्यू ट्रांस इक्वल टू 0 होगा ना? हाँ, इसमें जो म्यू होगा, इसमें नॉट इक्वल टू 0 होगा, और इसमें म्यू इक्वल टू 0 होगा। तो म्यू जिसमें नॉट इक्वल टू 0 है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये केस हमने पहले लिया, ये बॉइलिंग पॉइंट का केस लिया। अब मैं दूसरे केस की बात कर रहा हूँ, है ना, मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इवन है ना, मेल्टिंग पॉइंट से क्वेश्चन ज़्यादा है ना टफ बन जाते हैं। वो अच्छी बात है अपने लिए कि है ना, हमारे सिलेबस में मेल्टिंग पॉइंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट अदरवाइज है ना बहुत दर्द दे देता है ये, अगर ये टॉपिक हमारे पास आ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करोगे, तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैकिंग एफिशिएंसी, ये सॉलिड स्टेट में पढ़ाया जाता है। पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ा है आप लोगों ने? नो नो सर। सर। नो बस तो सर। कोई बात नहीं, इसको आप ध्यान रखेंगे, है ना, अभी फिलहाल आप सर ध्यान मीनिंग क्या है इसका? हैं। मीनिंग? एक्चुअल में इसका मीनिंग ये है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं ना, तो जैसे मान लो NaCl है, तो कितने ज़्यादा क्लोजली NaCl एक दूसरे की कितने ज़्यादा क्लोज्ड हैं भाई। जैसे मान लो कि यार एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो ये Na का स्ट्रक्चर है ना, ये Na है और ये Cl है, फिर Na आया, फिर Cl आया, फिर Na आया, फिर Cl आया, ऐसे ये एडजस्ट होते हैं। तो ये जब एडजस्ट हो रहे हैं इस तरीके से पार्टिकल्स, तो इनके बीच में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये बीच में ये गैप फंस रहा है, ये दैट इज Yes, कॉल्ड वॉइड। तो ये वॉइड जितना कम होगा, है ना, उतनी ही ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी बनती है, और जितनी ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी बनती है यानी कि मॉलिक्यूल्स उतना ही ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड है ना। सर जो जिसके जितना क्लोज होगा। हाँ, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी, है ना। तो ज्यादा क्लोज होगा तो ये वॉइड छोटा होता चला जाएगा, जितना छोटा वॉइड होगा पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी, और पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ेगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा आपका, बोलो, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। इसी में चाहो तो मैं ये भी बोल सकता हूँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉइड। बोलो भाई, क्या ये भी बोल सकता हूँ? ये जो गैप मैंने रेड कलर से दिखाया था इसे क्या बोला? यस सर। वॉइड। वॉइड। यस तो सर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोल सकता हूँ मैं? वॉइड भी बोल सकता हूँ, वॉइड। है ना। तो वॉइड जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है। हमारा इसलिए ज्यादा परेशान नहीं होना, ये आपको सॉलिड स्टेट चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर वॉइस नहीं आ रही। यस सर। यस सर। आप वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? आ गई सर अब। ओके, सर आ गए। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वॉइड मींस गैप बिटवीन मॉलिक्यूल। फोर्सेस। और लास्ट पॉइंट जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत है ना इंपॉर्टेंट रोल आएगा सिमिट्री का। हम ऑर्गेनिक में इसी साइन से निकलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिमिट्री। मॉलिक्यूल्स जितना ज्यादा सिमेट्रिक होगा उतना ही क्या होगा उसके अंदर,
है ना, मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। और अगर म्यू की बात करोगे, म्यू की बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, म्यू के बेस पे बात करोगे तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांस इज ग्रेटर देन व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 6। ये आपको ध्यान रखना है, इतने पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, है ना। और ये ऑलवेज है, ये केस जो है आपका, ये ऑलवेज एप्लीकेबल रहेगा, इट्स ऑलवेज एप्लीकेबल केस, सर क्योंकि ट्रांस सिमेट्रिकल होता है। क्योंकि ट्रांस ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, ऑलवेज, ये ऑलवेज वैलिड कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये मैंने आपको 2 पॉइंट बताए, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। ज्योमेट्री के केस में बता रहा हूँ, क्योंकि हमें तो जीआई से मतलब है यार, हमें बाकी से क्या मतलब आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन आती है स्टेबिलिटी। यार स्टेबिलिटी भी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगी, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग स्टेबिलिटी, 2 पॉइंट हो गए, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, बताओ, स्टेबिलिटी। सो नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो हर मॉलिक्यूल्स की एक कहानी होती है, वो क्या चाहता है कि मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C एंड CH3 एंड H। दूसरा लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहाँ क्या लिखा H एंड CH3। तो यार ये दोनों ग्रुप बल्कि हैं, और ये दोनों Yes, sir. ग्रुप बल्कि होने की वजह से इनकी डिस्टेंस क्या है, L1 छोटी है, जबकि यहाँ पर L2 क्या है, बड़ी है। बड़ी बल्कि बड़ी है। दूर हो गए, अब बल्कि ग्रुप दूर हो गए तो रिपल्सन मिनिमम हुआ, रिपल्सन Yes, sir. मिनिमम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि म्यू ट्रांस ट्रांस स्टेबिलिटी इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाट, म्यू म्यू सिस सिस। Yes. बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ रही है। कैसे पता लगाया मैंने, Yes, रिपल्सन से, बल्कि ग्रुप की रिपल्सन से। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाया कि यार इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या आ रहा है, रिपल्सन ज्यादा है। रिपल्सन ज़्यादा है, यहाँ ये रिपल्सन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हो गया, कम हो गया, और कम हुआ तो स्टेबिलिटी क्या हो गई आपकी, बढ़ गई। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन भी है। क्या एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, ClCH डबल बॉन्ड C Cl और H। दूसरा है ClCH डबल बॉन्ड C H एंड Cl। ये एक्सेप्शन है। अब इसमें क्या होता है कि म्यूसिस जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू म्यू ट्रांस के। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखो ऐसा इसलिए हो पाया, इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या साइज है, भी। नहीं साइज तो बड़ा है, साइज तो Cl का बड़ा है नो डाउट, और साइज बड़ा होने की वजह से अगर ये अपोजिट हो जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, है ना। तो साइज से प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, सो नॉन नेक्स्ट इज व्हाट, तो साइज तो ठीक है Cl का, अच्छा खासा साइज है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि यार देखो क्या है, अगर जैसे मान लो कि अगर इस केस के अलावा, है ना, अगर मैं दूसरा केस लेता फ्लोरीन वाला, तो फ्लोरीन में भी यही प्रॉब्लम थी कि, है ना, ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है सिस के, लेकिन इसी में सिस ज़्यादा स्टेबल है। उसका रीज़न क्या होता है कि क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है, क्लोरीन के पास लोन पेयर है, डबल बॉन्ड C, और यहाँ कौन है Cl, और यहाँ कौन है H। अब हो क्या रहा है कि लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो तुमने रेजोनेंस में पढ़ा होगा ना कि इसमें रेजोनेंस होगा पहले ऐसे। Yes, sir. तो जब इसमें रेजोनेंस कराया तुमने तो Cl यहाँ क्या लग गया, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C यहाँ क्या लग गया H, यहाँ लग गया C नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या लग गया Cl, और यहाँ क्या लग गया H। अब कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज
और क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं। अगर वैकेंट ऑर्बिटल डी देखना है आपको तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 और 3d क्या लग जाएगा 0। तो यहाँ डी खाली है, तो डी खाली है तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल में एंटर कर जाएगा, यानी कि रेजोनेंस आगे स्टेप बढ़ा लेगा अपना। तो जैसे ही रेजोनेंस आगे बढ़ेगा इट कन्वर्ट इन Cl डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड Cl नेगेटिव और यहाँ क्या लग गया H। अब बताओ क्या दो अपोजिट चार्ज के बीच में यहाँ अट्रैक्शन आ जाएगा? तो यहाँ रिपल्सन थोड़ी मिल रहा है, यहाँ इन दोनों के बीच में क्या आ गया बताओ? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। जबकि ये अट्रैक्शन अगर मैं इसकी ट्रांसफॉर्म बनाऊंगा तो क्या ऐसा दिखाऊंगा? बोलो भाई, ऐसा दिखाऊंगा। और अगर मैंने ऐसा दिखाया तो बताओ क्या ये अट्रैक्शन यहाँ मिनिमम हो जाएगा? यस सर, Yes, sir. अट्रैक्शन वीक हो जाएगा दूर होने की वजह से। तो इस वजह से कौन सी फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो पाएगी, सिस या ट्रांस? Cis. सिस Cis. फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। Cis. ये क्वेश्चन तो तुमने अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी आया है ना क्वेश्चन तुम्हारे Yes, sir. Test में आया था। टेस्ट में आया था ना, यही तो रीजन था उसके अंदर। ए ऑप्शन शायद सही था उसका। यस अनु, Yes, sir. क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बोलो। अगर एक क्वेश्चन दूं मैं आपको तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये है मेरे पास में कि मैंने पूछा है एफ सी एच डबल बॉन्ड सी एफ एंड एच एंड एफ सी एच डबल बॉन्ड सी एच एंड एफ। बताओ विच वन इज मोर स्टेबल? मतलब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? तो ध्यान रखना Cis. यहाँ नहीं, यहाँ सिस नहीं आ पाएगा ना यार, फिर वही बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि यहाँ लोन पेयर तो है, यहाँ तो रेजोनेंस आ जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहाँ कहाँ एंटर करेगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं Vacant है। orbital नहीं है। वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। तो जब वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है तो फिर रेजोनेंस कैसे करा लोगे तुम इसके अंदर? तो यानी कि इस सिचुएशन पे देखोगे तो जो म्यूसिस होगा है ना वो लेस स्टेबल होगा किसके? म्यू ट्रांस। Trans. तो जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली जो ट्रांस होती है वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, लेकिन केवल जो मैंने ऊपर वाला एग्जांपल दिया है वही एग्जांपल ऐसा है जिसमें म्यूसिस क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई बेटा? अरे सुनो, सर ये वाला एक बार फिर से हम बता दीजिए। तो सर इसका रेजोनेंस होने के बाद स्ट्रक्चर कैसा बनेगा ये बता दीजिए। किसका रेजोनेंस होएगा ही नहीं ना, स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे तुम यार? अजीब बात Yes, कर रहे हो sir. यार, जब उसमें रेजोनेंस ही नहीं है तो स्ट्रक्चर कैसे बना दूं मैं? नहीं सर, आपने एरो दिखाए थे ना, तो इस वजह से confuse मैंने हो तो केवल यहाँ दिखाया है रो कि भाई ज्यादा से ज्यादा तुम रेजोनेंस कराओगे तो यहाँ तक रेजोनेंस करा सकते हो, लेकिन यहाँ से जब नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो थोड़ी फ्लोरीन पे जा पाएगा। ये देखो मैंने Yes, यहाँ से यहाँ तक का तो रेजोनेंस दिखाया, लेकिन इससे आगे का रेजोनेंस नहीं दिखाया मैंने। क्यों? इससे आगे इसके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है, उसके पास ऑर्बिटल्स ही नहीं भाई। और एब्सेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल है तो यानी कि सिस और ट्रांस नॉर्मल कंडीशन पे कंसीडर करना पड़ेगा और उसी बेस पर आपको आंसर्स देना पड़ेगा। बोलो भैया सुनो। Yes, sir. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट GI इन बल्की ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक के एकदम एंड पॉइंट में, GI इन फिनाइल रिंग्स। ये एकदम लास्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, जनरली थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा हैवी हो जाता है इसके अंदर, इस वजह से। तो देखो एक बात समझो ध्यान से। नेक्स्ट है GI इन फिनाइल रिंग। फिनाइल रिंग्स देखो क्या है कि जैसे मान लो मेरे पास एक रिंग है, ध्यान समझिएगा, बेंजीन रिंग। अब यार ये बेंजीन रिंग है,
ये बेंजीन रिंग है, और इधर से ये भी एक बेंजीन रिंग है। अगर दोनों बेंजीन रिंग सिंगल बेंजीन रिंग है तो दिस कार्बन इज sp2, दिस कार्बन इज आल्सो sp2। भाई दोनों कार्बन sp2 के हैं, ये भी कार्बन sp2 का है, और दिस कार्बन इज आल्सो व्हाट sp2। sp2 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना वो जनरली क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं है, प्लेनर है, मजे से रह रहे थे साथ में, कोई इशू नहीं था। फिर क्या हुआ कि तुमने क्या करा, धीरे से इसके अंदर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया, जैसे ये बेंजीन रिंग थी और ये भी बेंजीन रिंग थी, तो तुमने क्या करा कि यहां पर एक बल्कि ग्रुप लगा दिया CH3, यहां भी CH3 लगा दिया, फिर तुमने क्या करा, यहां भी CH3 लगा दिया और यहां भी CH3 लगा दिया। अब जैसे ही इतने सारे CH3 लगे ना, तो इस C के 3H और इस C के 3H आपस में रिपल्सन करने लग गए, और इस रिपल्सन की वजह से ये रिंग एक दूसरे के खट से क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो जाएगी, तुरंत परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्यों, मॉलिक्यूल्स क्या चाहता है, मिनिमम रिपल्सन मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यानी कि एक रिंग तो ऐसी दिखाई देगी, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, याद रखो, एक रिंग तो ऐसी दिखाई देगी, और जो दूसरी रिंग है ना, इसका CH3 ऊपर, ध्यान से समझिएगा, और इसका CH3 नीचे, लेकिन जो दूसरी रिंग है वो परपेंडिकुलर हो गई। ये रिंग प्लेन पे थी, ये आउट ऑफ प्लेन चली गई रिंग। ये बाहर की तरफ निकल के आ गई, और ये अंदर की तरफ रिंग घूम गई, परपेंडिकुलर हो गई रिंग। ठीक है, तो इसका C जो हो गया वो बाहर की तरफ आ गया, और इसका CH3 अंदर की तरफ चला गया। तो अब इस मॉलिक्यूल्स में मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ गई। क्या मेरा ये डायग्राम समझ में आया पहले आप लोगों को? सर ये लास्ट में जो आपने परपेंडिकुलर बताया सर, ये वाला फिर समझा दीजिए पॉइंट। वो क्या है ना, एक ही आदत पड़ी हुई है मॉडल देखने की। देखिए, पहले तो ये एक बेंजीन रिंग देख लो तुम, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। Okay. ठीक है, ये 6 कार्बन है। अच्छा, अभी ये बेंजीन नहीं बना है, तो मैं इसको पहले बेंजीन बना देता हूँ। 1 2 और 3। अब देखो भाई, क्या इसके सभी कार्बन और सभी हाइड्रोजन क्या एक प्लेन में आ रहे हैं? यस सर, Yes, sir. यस सर। दिख रहा है ना भाई, sp2 है, each carbon is sp2 and sp2 carbon is always present in what, single plane। यस सर। तो अब मैंने क्या करा, अब मैंने कहा कि यार एक रिंग के साथ एक और फिनाइल रिंग जोड़नी है मुझे, तो मैंने इसके साथ एक रिंग और जोड़ा, 1 2 3 4 5 5 5 और ये 6, और इसको जोड़ देता हूँ इसके साथ। ठीक है, तो इसके साथ इसको जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं, और इसको इसके साथ जोड़ दे रहे हैं। अब देखो भाई, क्या फिर से आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है? यस सर, Yes, यस sir. सर, सबको दिख गया? यस सर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत थी नहीं, मैंने भी 2 रिंग बनाई थी, तो मैंने कहा था भैया दोनों
इसका कार्बन sp2 ये भी प्लेन में रखा हुआ है और इसका कार्बन sp2 ये भी प्लेन में रखा हुआ है। बोलो भाई, अब Yes, गेम sir. यहां से फंसेगा। मैंने यहां पर क्या करा, एक CH3 जोड़ दिया, फिर मैंने यहां पर एक CH3 जोड़ दिया, फिर मैंने यहां पर CH3 जोड़ दिया और फिर मैंने यहां CH3 जोड़ दिया। अब देखो, क्या ये रिंग आपको अपने आप ही परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है? Yes, sir. दिख रही रिंग भाई परपेंडिकुलर? Yes, sir. देख लो भाई, रिंग घूम गई, दिख रहा है आपको? परपेंडिकुलर होगी रिंग ये। परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर, मतलब पूरा परपेंडिकुलर नहीं है। अरे वो यार मॉडल है यार, वो बना नहीं पाता ढंग से स्ट्रक्चर को, हमें घुमाना पड़ेगा उसको। ये क्या है कि घूम नहीं पाते हैं ये पूरी तरीके से, ये बना नहीं पा रहा है। इसमें क्या है, ऐसा नहीं है, वो पूरा परपेंडिकुलर होता है, परफेक्ट एकदम परपेंडिकुलर होता है वो। अब तुम्हें यार पूरा घुमा करके दिखाने में, रुको देखते घुमाते हैं, वो घुमाना पड़ेगा उसको। लेकिन ये वो परफेक्टली एकदम दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यस, ये रिपल्शन की वजह से हो रहा है ना सर? हाँ, ये रिपल्सन की वजह से हो रहा है, इतनी सी बात समझो यार, बस काम की बात तो यही है अपने पकड़ने लायक, कि ये रिंग रिपल्सन की वजह से परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? बोलो भाई, अरे सुनो। Yes. यस सर, मिनिमम sir. रिपल्शन। अब गेम समझना, अब गेम समझना, अब गेम समझो। अब मैंने क्या करा कि यार, अगर मैं इसके बगल में एक रिंग और जोड़ दूं, अगर मैं इसके बगल में एक रिंग और जोड़ दूं, तो बताओ कहानी कैसी बनेगी? सोचो कि अगर मैं एक रिंग और जोड़ दूं भाई, कहाँ से जोड़ रहा हूं मैं, कि हमने क्या करा था, हमने इस कार्बन से तो जोड़ा ही था, यहां से इस जगह से, ये परपेंडिकुलर है, इस जगह से एक और रिंग जोड़ते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसको जोड़ देते हैं इसके साथ। ठीक है ये, और फिर इसको इससे जोड़ देते हैं, ठीक है ना, और इसको इससे जोड़ देते हैं और इसको इससे जोड़ देते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि दूसरी रिंग उसकी भी परपेंडिकुलर चली जाएगी। अच्छा यहाँ पे CH3 नहीं है अभी, पहले यहाँ पे CH3 जोड़ना पड़ेगा, तब ये रिंग परपेंडिकुलर बनेगी। अब देखो, अब आपको ध्यान, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो पहली वाली रिंग और दूसरी वाली रिंग है ना, एक प्लेन पे रहेगी, और बीच वाली रिंग, एक सेकंड रुको, हमने क्या करा है इसके अंदर, इस पे एक CH3 जोड़ो पहले, तो यहाँ पर CH3 जोड़ो और यहाँ पर भी CH3 जोड़ो। सर बीच वाली रिंग में 4 CH3 होगा। हैं? हाँ, बीच वाली रिंग में 4 CH3 आ गए हैं, तभी तो परपेंडिकुलर होगी दूसरी रिंग से भी वो। Yes, sir. सोचो ना Yes, sir. यार, तभी रिपल्शन आएगा। तभी तो रिपल्सन आएगा। अब देखो पहली वाली रिंग है ना, है परपेंडिकुलर है, और पहली वाली रिंग दूसरी रिंग के परपेंडिकुलर है, और दूसरी वाली रिंग तीसरी रिंग के परपेंडिकुलर है, लेकिन पहली और तीसरी एक प्लेन पे है। क्या दिख रहा है आपको? Same plane. Yes, sir. बताओ भाई, क्या ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है? यस सर। है ना? अब ये देखो, ये मॉलिक्यूल्स हैं यार, तो 100% एफिशिएंसी से 90 डिग्री पे नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपसे 90 डिग्री पे होते हैं। क्या आपको मेरी बात सेम प्लेन पे होगी मतलब सर, है? पहली तीसरी सेम प्लेन पे होगी इसमें। पहली और तीसरी सेम प्लेन पे होगी, बिल्कुल ठीक है। अब समझना, यहाँ ये गेम आप लोगों को बढ़िया तरीके से दिखाई दे गया? बोलो भाई, क्या सब यस बच्चों, सर। सब बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? अरे अरे सुनो, ठीक है ना? तो अब मैं देखो, अब मैं मॉडल को दोबारा नहीं दिखाऊंगा, अब आप थ्योरी पे आइए वापस से। तो थ्योरी पे अगर मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है, तो थ्योरी क्या कह रही है, जरा देखिए जरा एक बार इसको। देखिएगा ध्यान से। तो
अब तो दिख गया ना आपको कि ये रिंग और ये रिंग परपेंडिकुलर है, ये तो अब तो दिख गया होगा भाई, ये ऊपर की तरफ है और ये बाहर की तरफ है। क्लियर? ये रिंग परपेंडिकुलर है। अच्छा अब समझना, अगर मैंने ऐसे लिखा ये बेंजीन रिंग, फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं ये बेंजीन रिंग, और फिर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये कौन सा वाला स्ट्रक्चर है जो मैंने अभी लास्ट में तुम्हें दिखाया था? बोलो भाई। तो यहां पर भी CH3 लगाया था, यहां पर भी CH3 लगाया था, यहां CH3 लगाया था, और यहां CH3 लगाया था, यहां पर भी CH3 लगाया था, यहां पर भी CH3 है, और यहां पर भी CH3 है, और यहां पर भी CH3 है। बोलो भाई। और ये प्लेन हो गया। अब बताओ कि क्या ये मॉलिक्यूल्स कभी घूम करके सारे एटम एक प्लेन पे आ पाएंगे इसके तीनों बेंजीन नो रिंग? सर। नो नो सर। सर, क्यों नहीं आएगी? रिपल्शन की वजह से। रिपल्शन की वजह रिपल्शन। तो तो ये रिपल्सन एक तरीके से क्या रिस्ट्रक्शन का रोल प्ले कर सकता है? से। यस सर। अगर ये रिस्ट्रक्शन का रोल प्ले कर सकता है GI शो हो सकती है। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पर कोई ग्रुप लगा दूं लाइक Cl, यहाँ पर Cl और एक यहाँ Cl लगा दूं, और ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाऊं मैं, है ना, ऐसा ही एक स्ट्रक्चर मैं और बना दूं, ये बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग, और ये बेंजीन रिंग, ठीक है ना, और यहाँ पर भी CH3 है, यहाँ 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 CH3 है, और एक Cl मैं यहाँ लगा दूं और एक Cl यहाँ लगा दूं। तो याद करो तुमने कहा था कि पहली और तीसरी रिंग सेम प्लेन में, तो दोनों Cl की डिस्टेंस है ना L1, और यहाँ पर दोनों Cl की डिस्टेंस L2, तो क्या L2 ग्रेटर देन L1 होगा? यस सर। और क्या मॉलिक्यूल्स में फिर से Gi? GI शो करेगा। बोलो भाई, क्या सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा अब एक क्वेश्चन, आप सोच समझ सर के नोट करने दीजिए सर एक हाँ एक सेकंड यार, देखो समझना इंपॉर्टेंट है, नोट तो तुम करते रहना, हमें उसका उससे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मैंने लिखा बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग, अब यहाँ पर है CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ पर मेरे पास में Cl है और यहाँ मेरे पास में Cl है। दूसरा स्ट्रक्चर है बेंजीन रिंग एंड बेंजीन रिंग, CH3, 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 और यहाँ पर मेरे पास में Cl है और यहाँ मेरे पास में Cl। ठीक है, क्लियर? अब मुझे बताओ कि क्या ये स्ट्रक्चर GI शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? इट विल शो No, GI sir. और नॉट? नो सर। नो सर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम हो जाएगी। यस, ये डिस्टेंस L1 और ये डिस्टेंस L2 देखने में तो आपको, क्योंकि अपन 2D में देखते हैं ना, तो ये आपको Yes. दिख रही है कि L2 इज ग्रेटर देन L1, बट एक्चुअल में क्या है कि L1 और L2 क्या आ गए हैं? इक्वल। इसलिए इट मॉलिक्यूल्स विल नॉट शो GI, ये GI शो नहीं कर सकता। बोलो भाई, क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। ठीक है, तो देखो GI से मैक्सिमम जो बातें अपने को निकालनी थी, जितनी बातें अपने को मैक्सिमम समझनी थी ना, मैंने मैक्सिमम बातें आपको समझा दी पूरी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत यूनिक हेडिंग है भाई ये।
ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमर्स। सर नया चैप्टर। भैया नया चैप्टर नहीं है, आइसोमर्स लिखा है मैंने, तो आइसोमर्स ही तो पढ़ रहे हो तुम। लेकिन आइसोमर्स की कौन सी कैटेगरी, स्टीरियो की कौन सी कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी। सेकंड। यस, ऑप्टिकल। तो भैया ये जो कैटेगरी है ना वो सबसे यूनिक कैटेगरी है, सबसे ज्यादा तकलीफ जो होती है ना वो इसी कैटेगरी में होती है। सर ये ऑप्टिकल नेम डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड हैविंग compound having same molecular formula also having same structural formula but different behave on PPL। PPL का मतलब होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब जो अपना बिहेवियर चेंज कर दे, किसके रेस्पेक्ट में, PPL के रेस्पेक्ट में। PPL दैट इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो इसके रेस्पेक्ट में अपनी प्रॉपर्टी बदल दे, है ना, आर नोन एज, इसकी स्पेलिंग लिख देता हूँ, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड light are known as optical isomerism, are known as optical isomers। तो इसी को हम ऑप्टिकल आइसोमर्स कह देते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि सर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को बदला कैसे गया, कैसे पता लगेगा इसके बारे में। देखो क्या होता है कि जितने भी लाइट के प्रैक्टिकल्स होते हैं ना वो एक डार्क रूम में कराए जाते हैं, जो बिल्कुल भाई साहब एकदम अंधेरा अंधेरा होता है एकदम, तो ऐसे रूम को डार्क रूम कहते हैं। फिर तो फिजिक्स के जितने भी लाइट के प्रैक्टिकल्स होते हैं वो सब है ना डार्क रूम में कराए जाते हैं, तो ये भी डार्क रूम में कराया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक है ना पोलरोमीटर ट्यूब होती है ना, मतलब वो इंस्ट्रूमेंट रखा रहता है जिसमें हम है ना किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के बारे में पता लगाते हैं, ठीक। तो हमने क्या करा कि ये इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा एकदम सीधा सा होता है एकदम, अरे यार लाइन दोबारा बना रहा हूँ मैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो हमें नहीं पता लगता है, हमें तो सिर्फ बाहर से दिख जाता है कि यार सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको इसके अंदर क्या क्या होता, क्या क्या है चीजें होती कैसे कैसे हैं इसके अंदर। तो देखो सबसे पहले यहाँ जो आगे की तरफ होता है ना, यहाँ सोर्स होता है आपका, यहाँ पे लाइट का सोर्स लगा हुआ होता है, यानी कि हम छोटा सा एक बल्ब जोड़ दे रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये बल्ब जोड़ दिया हमने इसके अंदर, ठीक है ना, ये बल्ब जोड़ दिया और इस बल्ब को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। आराम से समझना, देखो बहुत आसान है, पूरी बात आपको बढ़िया तरीके से समझ आएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है ना। ये हमने जोड़ दिया इसको, सर भी करते चले, क्या कह रहा हूँ,
सर ड्रॉ करते चलेंगे। हाँ नहीं सुनते चलो ना, रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ओके सर। हाँ मतलब सुनते चलो ध्यान से आराम से, है ना। अब जैसे ही तुम स्विच ऑन करोगे तो तुरंत लाइट जल जाएगी भाई। जो लाइट जलती है उस लाइट को हम लोग ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट की कहानी क्या होती है कि वो एक टाइम पे सभी डायरेक्शन पे मूव करती है ना। उसकी वो सभी डायरेक्शन में मूव कर लेती है। तो ये व्हाइट लाइट है भाई, सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है। लेकिन इस लाइट का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है। तो इस व्हाइट लाइट को मैंने क्या करा कि, है ना, निकॉल प्रिज्म में से पास आउट किया। अच्छा निकॉल प्रिज्म क्या होता है यार? देखो प्रिज्म क्या करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में ब्रेक करता है। तो पता ही आपको, यस सर। पढ़ के आ चुके हो Yes, तुम sir. लोग। और निकॉल प्रिज्म क्या होता है कि दूसरा प्रिज्म मैंने उल्टा करके रख दिया इसके, दैट इज कॉल्ड निकॉल प्रिज्म। 2 प्रिज्म जोड़ दिया भाई सब। तो एक प्रिज्म का काम क्या था कि यार व्हाइट लाइट को 7 कलर में डिफ्लेक्ट करना, और Yeah. दूसरा क्या करेगा कि उसको, है ना, एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर देगा। Yes, sir. तो जैसे ही वो सिंगल प्लेन में कन्वर्ट करेगा, इसी को बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसी को बोलते हैं पीपीएल। फिर वो सिंगल लाइन व्हाइट कलर की होगी ना सर? हाँ वो व्हाइट कलर की होगी। तो अब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया, पीपीएल लाइट में कन्वर्ट हो गया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कन्वर्ट हो गया। सर मतलब एक ही डायरेक्शन में सर। हाँ मतलब एक ही डायरेक्शन है, बिल्कुल। हम यही चाहते थे क्योंकि व्हाइट लाइट क्या था, सभी डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो हाँ, सभी डायरेक्शन वाली लाइट नहीं चाहिए थी हमें, हमें सिंगल डायरेक्शन में लाइट चाहिए थी। तो इस एक काम किसने किया? डबल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म ने। अच्छा निकॉल प्रिज्म जो होता है उसमें ये जो थीटा होता है कितने डिग्री का होता है बताओ? पता नहीं 60। 60 डिग्री का। और ये किसका बना होता है? ग्लास। कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है ना? ठीक है, ध्यान रखना ये बातें, हाँ ना, ये मैंने बस ऐसे बता दिया आपको। अब आगे का गेम समझो। अब मेरी लाइट एक पीपीएल लाइट बन चुकी है, एक ही प्लेन पे वो मूव करेगी। क्लियर? अब मैंने यहाँ पर वो कंटेनर लगाया है जिसके अंदर मैं उस सब्सटेंस को ऐड करूंगा जिसके बारे में मुझे ये पता करना है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव। मतलब मॉलिक्यूल्स, है ना, आइसोमर शो करेगा नहीं करेगा, इस कंटेनर को मैंने यहाँ सेट कर रखा है अंदर। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर शो करती रुको 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 रुको, अभी 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 एक सेकंड रुको। अभी जो मैं बोल रहा हूँ बस, है ना, मुझे बोलने दो थोड़ी देर, आप बीच में मत बोलना अब, है ना, थोड़ी देर रुक जाओ, है ना। थोड़ा सा बहुत सारी बातें एक साथ निकल जा रही है ना, तो उसमें आपको कंफ्यूज होने लगेगा। तो मुझे मैं इसके अंदर वो ये भी ग्लास का होता है, मैं इसमें वो सब्सटेंस डालूंगा जिसके बारे में मुझे चेक करना है कि, है ना, कि भाई हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म उसमें डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में मुझे पता लगाना है। तो उस सब्सटेंस को मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये सोल्यूशन लिया मैंने, उसमें ऐड कर दिया भाई। ठीक है ना, ऐड कर दिया इसके अंदर, ये ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब क्या होता है कि ये जो व्हाइट लाइट है, अब समझना ध्यान से, अब ये व्हाइट लाइट है, अगर ये व्हाइट लाइट इस सोल्यूशन से पास आउट हो रही है तो नो डाउट इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल से तो वो कोलिजन करेगी सी, टकराएगी सी उनसे। अगर वो टकराती है तो क्या क्या हो सकता है, पॉसिबल कंडीशंस की बात समझिएगा आप, कि अगर वो टकरा गई तो क्या होगा। अगर वो टकरा गई तो ऐसा हो सकता है कि वो लाइट इस पीपीएल लाइट को डिस्टर्ब करे ही नहीं, लाइट जैसी थी ऐसी की ऐसी एज इट इज क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए भाई, सीधे सीधे बाहर निकल जाए। अगर ऐसा हुआ तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यानी कि जो भी आपने इसमें कंपाउंड ले रखा है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उसको लाइट से कोई लेना देना नहीं होता है। यही तो मतलब हुआ भाई, बोलो भाई, उसने डिस्टर्ब ही नहीं किया पार्टिकल ने। डिफ्लेक्शन यस तो सर। हो। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो कि इस पार्टिकल ने इस लाइट को डिफ्लेक्ट किया, रोटेट किया, तो यार दो पॉसिबल कंडीशन हो सकती है ना,
कि या तो वो उसको क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो या वो उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, दो में से एक बात। तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया मैंने, ठीक है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन ले लिया। हो सकता हो कि वो रोटेट भी कर रहा हो लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हो, तो ऐसा भी रोटेशन हो सकता है। देखो मेरी बात आप है ना ध्यान से सुनोगे है ना और सोचोगे तभी समझ में आएगी बात। और अगर आपने अननेसेसरी क्रॉस किया मुझे बीच में या खुद आप क्रॉस जबरदस्ती बना रहे हो अपने दिमाग में, तो फिर ये फिर समझाना बहुत हेडेकफुल हो जाएगा। पहले सुन लीजिए, बहुत डिटेल से पढ़ना है ना, आते आते आपको समझ में आने लग जाएगा। इसलिए पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको समझिए। व्हाइट लाइट जब इस सॉल्यूशन से निकल रही है तो इस सॉल्यूशन की दो बातें हो सकती हैं, या तो वो इस लाइट को डिफ्लेक्ट कर दे या वो डिफ्लेक्ट नहीं करे। नहीं करेगा तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, है ना। ये इस वाले केस की बात कर रहा हूँ, 1 वाले केस की। और अगर डिफ्लेक्ट किया तो 2 और 3 केस की बात कर सकता हूँ मैं, या तो 2 होगा या 3 होगा। या तो लाइट क्लॉकवाइज घूम जाएगी या लाइट क्या घूम जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। दो में से एक केस आएगा। देखो भाई, इधर लाइट इधर घूमी हुई है और इसकी लाइट इधर घूमी हुई है, ठीक है ना। ये क्लॉकवाइज रोटेशन मैंने मान लिया है और ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मान लिया है। कोलिजन के बाद ना, हाँ ऑब्वियसली जब लाइट इस सोल्यूशन से निकलेगी उसके बाद ही तो हुआ होगा, तो यानी कि पार्टिकल से कोलिजन कर चुकी होगी ना जब निकल के बाहर आई है तो। अरे यार ये सुनो, बोलो भाई। अब सुनना आगे आगे क्या हुआ। अब क्या हुआ कि इसके बाद क्या हुआ कि यहां पर मैंने फिल्टर लगा रखा है। यहां पर मैंने क्या लगा रखा है, एक फिल्टर। इस फिल्टर की खासियत है, ये फिल्टर 0 से 180 डिग्री घूमता है और ये दो पार्ट में रखा रहता है। एक पार्ट ये है इसका और एक पार्ट ये है इसका। ये स्क्रू से टाइट होता है, यहाँ पर यहाँ से स्क्रू से टाइट कर रखा होता है। घुमा देते हैं, घुमा भी सकते हैं इसको हम लोग, है ना। ये 2 पॉइंट पे टाइट रहता है, इसको हम घुमा सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम इसका एक स्लाइडर ओपन कर सकते हैं। तो मैंने एक स्लाइडर ओपन किया इसका, इसके ये ऐसे ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है ये, मतलब ये पैरेलल होता है ना, जो पीपीएल लाइट होती है उसके, ठीक है ना। अब जैसे ही मैंने स्लाइडर ओपन किया इसमें का, पीपीएल लाइट अगर केस फर्स्ट चल रहा था तो यानी कि डिफ्लेक्ट हुई नहीं और ये इसके पैरेलल है। तो बताओ क्या इस फिल्टर से लाइट बाहर आएगी या नहीं आएगी, बोलो भाई। सर पैरेलल वाली नहीं आ पाएगी। है ना, ये जो पैरेलल वाली लाइन है ये पैरेलल है, ये पैरेलल है और इसी के पैरेलल फिल्टर लगा हुआ है। तो यानी कि इस ये जो लाइन है ये इस लाइन से इस फिल्टर से बाहर निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी, बोलो भाई। नो सर। अगर परपेंडिकुलर होता तो नहीं निकलता, पैरेलल होगा तो निकलेगा नहीं निकलेगा, निकलेगा सर। निकल जाएगा। तो ये बाहर आ जाएगी, इस केस में ये बाहर आ जाएगी। तो अगर अब हमें कैसे पता लगेगा, यहाँ वॉल पे एक छोटी सी लाइट है ना ब्लिंक करती हुई दिखाई देगी हमें, मतलब लाइट दिखाई देगी यहाँ पर। अगर लाइट यहाँ दिख गई आपको तो हम कहेंगे कि यार सब्सटेंस ने इस लाइट को रोटेट नहीं किया है, यानी कि इस मॉलिक्यूल्स में ऑप्टिकल आइसोमर्स का केस डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर लाइट नहीं आई तो हम ये समझ जाएंगे कि यार ये रोटेट हो चुकी है। क्यों, अगर ये हल्का सा भी घूमी और फिल्टर तो हमारा पैरेलल रखा हुआ था तो लाइट बाहर निकल ही नहीं पाएगी, और जब लाइट बाहर नहीं निकल पाएगी तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ही नहीं लाइट का, तो हम कह देंगे कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है। तो एक सर केस बट एक, हाँ बोलो बोलो, तुम पहले बोल लो। की जरूरत नहीं है ना, क्यों, क्योंकि जब ये क्वेश्चन पेपर में आपके आएगा ना तो आपके पेपर के अंदर क्वेश्चन हमें पेपर और पेन से सॉल्व करना होगा, एक्सपेरिमेंट से सॉल्व थोड़ी करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। लेकिन क्या इस एक्सपेरिमेंट का मोटिव समझ में आ गया आपको, कि इस एक्सपेरिमेंट ने ये बता दिया कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका पता हम लोगों को कैसे लगता था, इस तरीके से लगता था। एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने इस चीज को समझा है। क्या मेरी बात समझ आ रही बेटा? तो इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं भाई कि इसका क्या क्या पॉइंट है इसके अंदर।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो आपकी ट्यूब है जिसमें आपने सब्सटेंस को फिलअप किया था, इसको बोलते हैं पोलरिमीटर ट्यूब। क्या बोलते हैं इसे हम? पोलरिमीटर। पोलरिमीटर ट्यूब, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है? थीटा। थीटा क्या है? एंगल ऑफ रोटेशन। कौन सा वाला थीटा की बात कर रहा हूं मैं? इस वाली थीटा की बात कर रहा हूं, इस वाली थीटा की, इस वाली थीटा की। इसको मत समझ लीजिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है ना। मैं उस वाले थीटा की बात कर रहा हूं। इस थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन। क्या बोलते हैं बताओ? एंगल ऑफ रोटेशन। रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब ये जो थीटा है, जो एंगल ऑफ रोटेशन है, वो कई फैक्टर्स पे है ना डिपेंडेंट होता है। इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन कम से कम 2 फैक्टर तो हम लिख ही लेते हैं एटलीस्ट। थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ, है ना, पोलरिमीटर, लेंथ ऑफ पोलरिमीटर। पोलरिमीटर ट्यूब, और ये होता है डेसीमीटर में, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होता है थीटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रख दोगे तो पार्टिकल ज्यादा आ जाएंगे, तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आ जाएगा, और उसकी वैल्यू रखी जाती है ग्राम पर ml के अंदर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि यार ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या समझाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें 3 पॉइंट पे डिस्कस कर, मतलब 3 पॉइंट पे एक्सप्लेन कर देता है। पहला पॉइंट तो ये बता देगा कि सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमर दे सकता है या नहीं दे सकता है। कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव। तो पहला तो ये चीज बता देता है वो आपको। दूसरा पॉइंट वो बताएगा कि आपका कंपाउंड क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। कंपाउंड इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दूसरी चीज बता दी उसने। तीसरी चीज ये भी बता देगा वो कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, कितना रोटेट हो रहा है। इट एक्सप्लेन एंगल ऑफ रोटेशन। ये एंगल ऑफ रोटेशन को भी एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन गेम यहां से नहीं चलाएंगे हम लोग। हम यहां से डिस्कशन अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ये सब चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपेरिमेंट हमें समझ में आ गया, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ये भी हमारे पास बातें क्लियर हो गई हैं। लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या हम चैप्टर को इस एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे? नहीं, इस एक्सपेरिमेंट से हम इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा, आपको मॉलिक्यूल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल्स को 3D में ही समझना पड़ेगा। आपको मॉलिक्यूल्स 3D में ही समझ आना चाहिए, ठीक है। तो 3D में मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो क्लास हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, ठीक है ना। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, क्लियर। तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम मॉलिक्यूल्स में, है ना, सिमेट्री डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा। और सिमेट्री डिस्कस तभी होती है जब सिमेट्री आपको दिखाई देनी शुरू होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, सिमेट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओवरऑल मेरे को लगता है कि यहाँ तक जो आज पढ़ा है वो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट।